हिम्मत करते 14 मई का जो ने डिफाई किया था, चाहे उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर, लॉ मिनिस्टर होता या उस वक्त का चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता या कोई और स्टेट बैंक का गवर्नर होता जिसने पैसे देने से इनकार किया था, इन सब के खिलाफ कंटेम्प्ट की कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर ये हिम्मत बंदियाल साहब करते तो पाकिस्तान भर के मुगलान के साथ होते। दस्तूर हो तो बंदे गायब नहीं होते, दस्तूर हो तो परवेज इलाही केस नहीं होता, दस्तूर हो तो बच्चियों को बार बार एक केस से निकल के दूसरे केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। टू प्रिजर्व द कॉन्स्टिट्यूशन एक ही तरीका है, लेट देयर बी इलेक्शंस ऑल ओवर पाकिस्तान विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ 90 डेज। सुप्रीम कोर्ट कहती है कि 14 मई को इलेक्शंस करवाओ, 90 दिन के अंदर इलेक्शंस करवाओ। ये धुतकार के कंटेम्प्चुअसली उसका डिफाई करते हैं। उस वक्त के वजीर आजम, उस वक्त के वजीर खजाना, उस वक्त के वजीर दाखिला, उस वक्त के वजीर दिफा और उस वक्त के वजीर कानून, ये 5 हैं। इनको आप चाहे टिल दी राइजिंग ऑफ द कोर्ट करके डिस्क्वालीफाई कर दें, किसी को जरूरत नहीं होगी आइंदा कोई ऐसा काम करेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आप यकीनन कभी ना कभी तालिब इल्म रहे होंगे, लेकिन जब हम पढ़ते थे तो उस वक्त एक रवायत ही होती थी कि सारा साल हम नहीं पढ़ते थे और जब पेपर्स आने लगते थे तो एक दिन पहले हम तैयारी शुरू कर देते थे। शायद आज भी स्टूडेंट्स ऐसा ही कर रहे हो और उससे ये हमें अंदाजा हुआ कि जब तक हम प्रेशर में नहीं आते उस वक्त तक हम अपनी स्टडी भी शुरू नहीं करते। मुझे बाज़ औक़ात ये महसूस होता है कि पूरी कौम ही इस किस्म की है कि जब तक डंडा नहीं आएगा, जब तक प्रेशर नहीं आएगा, जब तक मसला नहीं पैदा होगा, उस वक्त तक हम काम नहीं करेंगे। अगर हम इस चीज़ को एक हकीकत समझ लें या रियलिटी समझ लें तो अब एक 2 नए फिनामिने इस सोसाइटी में आए हैं जिसको हमें आज मानना पड़ेगा। एक तो फौज की तरफ से एक डंडा आया और उसके बाद डॉलर्स देखे किस तरह तेजी से नीचे आ गए। 26 रुपए ये 3-4 दिनों के अंदर डॉलर नीचे आ गया और अब जो बैंक्स के रेट हैं, जो गवर्नमेंट के रेट्स हैं, वही ओपन मार्केट के रेट्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर रेट स्टैब्लिश हो जाएगी या रेट ऑफ द गवर्नमेंट या रेट ऑफ द स्टेट किसी जगह होगी तो फिर इस डॉलर को भी कंट्रोल किया जा सकता है। दूसरा, बिजली का आप देख लीजिए, फिनोमेना देख लीजिए। आज जब क्रैकडाउन शुरू हुआ पूरे पाकिस्तान के अंदर तो उसके अंदर 130 मुकदमात भी बने, 330 लोगों की ऐसी बड़ी शख्सियात के नाम भी सामने आए जो बिजली चोरी कर रहे थे। 11 लोग गिरफ्तार भी कर लिए गए और उसके साथ ही कुंडे उतरने शुरू हो गए। और मेरा ख्याल ये है कि अगर ये हफ्ता ये क्रैकडाउन चलता रहा तो डेफिनेटली बिजली का मसला भी हल हो जाएगा। फिर इसके बाद गैस का मसला है। फिर अगर इसी चीज को हम आगे बढ़ाएं तो ऐसा भी महसूस होता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो अदलिया और जो मामलात वहां पे फंसे हुए हैं तो कहीं वहां पे डंडा ना चला जाए और उसके बाद वो भी ठीक ना होना शुरू हो जाए। ये कौम डंडे को क्यों मानती है जी, एक बहुत बड़ा सवाल है जो हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। और इसके साथ साथ जस्टिस बाबर सत्तार साहब की तरफ से आज एक हुक्म जारी हुआ जिसके बाद DC इस्लामाबाद और SSP पे फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। क्या एक नई कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने लगी है, एक नई जंग स्टार्ट होने लगी है अदलिया और इसके साथ साथ इंतजामिया और फिर रियासत के दरमियान? ये भी हम आज के शो में डिस्कस करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं आमर इलियास राना साहब, अतर काजमी साहब, दोनों किसी तारफ के मोहताज नहीं। और तीसरे गेस्ट हमारे पास मलक बोस्तान साहब हैं, चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। डॉलर को ये मार्केट में कंट्रोल करते हैं और आप इनके कमेंट सुनते रहते हैं। सबसे पहले मैं मलक बोस्तान साहब की तरफ जाऊंगा। मुझसे ये फरमाइएगा, ये जो अचानक 3 दिन के अंदर अंदर 26 रुपए, बाज लोग कहते हैं 30 रुपए डॉलर नीचे आ गया, तो ये हुआ कैसे और इससे हमें क्या सीखना चाहिए? मैं समझता हूँ सबसे पहले ये अल्लाह का करम है और नबी पाक सदक़े और आसम मुनीर का सबको क्रेडिट जाता है जिन्होंने पहली दफा जितने भी चीफ थे बैक फुट पे खेलते थे बैक डोर, लेकिन ये इसको क्रीज से बाहर आना पड़ा जब से हुकूमत के निगरान हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। और उन्होंने शमशाद मैडम ने कहा कि मुझे इतना पता नहीं था कि ये इतने गंभीर हालात है और मैं चार्ज ही ना लेती। इसके इस बयान से बड़ी मायूसी फैली, लेकिन मैं चीफ साहब ने एक आखिरी उम्मीद बन के, उम्मीदों का सहारा बन गए। जो पूरी कौम मायूस थी वो इकरम बन गए और उन्होंने कहा कि मैं सारी चीजों को, लॉ एंड ऑर्डर को बिल्कुल सही करूंगा, कानून की रखवाली भी करूंगा, उस पर अमल भी कराऊंगा और जितने सट्टेबाज हैं उनके खिलाफ एक्शन भी लूंगा। ये पिछले हफ्ते मैंने तमाम मीडिया पे ये आर्मी चीफ और तमाम जो मार्क पोस्ट के हद से उनसे दरखास्त की, उन्हें मैंने बताया। नहीं, अब सवाल मुझसे ये है कि किया कैसे गया? क्या क्रैकडाउन हुआ है? जो स्मगलर थे उनको रोका गया है? जो लोग बिला वजह डॉलर को होल्ड कर रहे थे उनको पकड़ा गया है? या फिर जो एक्सचेंज कंपनीज हैं उनके ऊपर क्रैकडाउन हुआ? क्या है, कैसे कंट्रोल होगा?
तो वही मैं बता रहा था, मैंने खुद अपील की थी कि पूरी मीडिया पे वहां पे एयर पे सब पे चला था स्पीकर, और उसके बाद मेरा वीडियो भी चला कि मैंने कहा जी इस वक्त पूरी जो बड़ी एक्सचेंज कंपनी की मार्केटिंग है उनके बाहर ब्लैक माफिया के जो कारिंदे खड़े हो जाते हैं, जो भी कस्टमर आता है उसको घेर के अपने खुफिया दफ्तरों में ले जाते हैं और हमसे 2-2-3-3 रुपए ज्यादा ऑफर करते हैं। उन्होंने हमारी सप्लाई काट दी, 90% बिजनेस उनके पास चले गया। अगर यही रहा और ये ब्लैक माफिया ने पाकिस्तानी रुपए को सही भैया और मवाल बढ़ा लिया तो पाकिस्तान तो कहीं का नहीं रहेगा। और इसी वजह से इंटर का बैंक का रेट और मार्केट का रेट 30 रुपए का फर्क हो गया। तो मैंने रिक्वेस्ट की कि इनके खिलाफ एक्शन लें और ताकि पाकिस्तान को बचाएं। तो चीफ आर्मी स्टाफ टास्क फोर्स बनाए, खुफिया जो अदारों के लोग से सिविल कपड़े में आए उन्होंने रखी कि कुछ लोगों को पकड़ा, बड़ी मार्केट बड़े मगरमच्छों को। उसके बाद अल्लाह का शुक्र है ये सारे अंडरग्राउंड हो गए और सारी सप्लाई जब बहाल हुई तो पिछले 3 दिन में अल्लाह आपने देखा डॉलर का रेट भी गिरा और हमने इंटर बैंक में $20 मिलियन दिए हैं जो कि हमें पब्लिक ने दिए और इंटर हमारे पास कोई खरीदने वाले नहीं है। तो ये सारा मैं समझो क्रेडिट जो है आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ आसिम मुनीर को जाता है, जिसकी वजह से हमारी सप्लाई बहाल हुई और अल्लाह का शुक्र है आज इंटर बैंक और फ्री मार्केट का पिछले एक साल। एक और सवाल है कि पाकिस्तान का एक कलमी है ये भी है कि जब भी इस किस्म का कोई एक्ट होता है तो 1-2 हफ्ते से मामला ठीक रहते हैं, लेकिन जो ही वो प्रेशर हटता है तो फिर दोबारा वो सिलसिला शुरू हो जाता है। तो इसको लॉन्ग टर्म क्या पॉलिसी होनी चाहिए जिससे डॉलर वाकई ही मुकायम ना हो मार्केट से और कंट्रोल में रहे? ये बिल्कुल सही सवाल है, यही मैंने कहा अपने इंटरव्यू में भी और मीडिया भी और हमारी मीटिंग भी हुई आला हुकाम से। मैंने कहा इस साल में 3 दफा ऐसा हुआ है डॉलर गिरा है 20 रुपए 25 रुपए, लेकिन फिर थोड़े दिनों के बाद दोबारा वापस बढ़ गया है। तो इसको लॉन्ग टर्म आप इसकी टास्क फोर्स बनाए, इनको जितनी भी ये माफी है सट्टेबाज है, आपने पिछले हफ्ते पढ़ा होगा बिजनेस को उसने कहा कि 9,000 अरब रुपए इन सट्टेबाजों के पास बैंकों से बाहर पड़े और ये जब चाहते हैं कभी चीनी का बुरान करते हैं, कभी डॉलर का, कभी गोल्ड का, जितनी भी खाने पीने की चीजें उसके बुरान पैदा कर पाकिस्तान से पूरी मैशत को इन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। तो इनके खिलाफ एक्शन क्या है और मैं तो समझता हूँ इनको जो है फाइलर नॉन फाइलर का नॉन फाइलर तो होने नहीं चाहिए, ये पूरी आप अपने इकानमी इनके हाथ में दे दिए। इनको जो है बिल्कुल फाइलर बनाए उनको जो है ताकि आपकी इकानमी डॉक्यूमेंट हो तो आपका पूरे साल का बजट 6,000 अरब है, 9,000 अरब इनके पास पाकिस्तान में पड़े और बाहर कितने बिलियन पड़े तो इनके खिलाफ एक्शन बनता है और उनको एक मौका दें। अगर मौके के अंदर वो फायदा नहीं उठाते तो इनको बिल्कुल जो है जो 5,000 का नोट है मैं समझे इसको कैंसिल करने का वक्त आ गया, 2 साल या 3 साल बाद इसको टाइम दें ताकि ये सारे के सारा पैसा वापस मुल्क के बैंकों में आ जाए। ठीक, अच्छा ये बताइएगा मलिक साहब कि इस वक्त डॉलर की सूरत हाल क्या है? क्या डॉलर सबको अवेलेबल है और सप्लाई उसकी ठीक है, लेने वाले कम हो गए हैं और बेचने वाले ज्यादा हो गए हैं, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखो अभी बिल्कुल इस वक्त सप्लाई सरप्लस है हमारे पास। हमने जब मार्केट में टोटल हमने पता किया टोटल सिर्फ $5 लाख बिके हैं, वो भी जो लोग सफर कर रहे थे, और $10 मिलियन हमने सरेंडर किए इंटर बैंक में। तो ये इसके मतलब लोग बेच रहे हैं और मिल भी रहे और मैंने कहा अगर इंटर बैंक और गिरता है फिर और भी गिर सकता है। तो अभी सारा दारोमदार हमने इंटर बैंक से जो 30 रुपए का फर्क था वो खत्म करके नीचे ले आए। अब इंटर बैंक पे आज भी मैंने स्टेट बैंक के गवर्नर साहब से बात की है कि मैंने कहा जिसको भी आप भी एक ट्रेंड चलाएं, जैसे आज गिराया कल भी गिराएं, जो लोगों के घरों में पड़ा है, जो लोग ये सट्टेबाज ये अफवाहें फैला रहे हैं डॉलर का रेट 350 या 400 हो जाएगा, उनकी उम्मीदों में पानी फैल जाएगा और इनका कोई सट्टेबाजी नहीं करेगा। इसको लॉन्ग टर्म चलाएं और एजेंसियां भी इनको पकड़े और इनको ये कुत्ते की गोद में जो बार बार जो है ना खड़ी हो जाती है इसको काटना पड़ेगा तभी मुल्क बचेगा। अच्छा आखिरी सवाल आपसे, उसके बाद मैंने ब्रेक लेनी है। सवाल ये है कि ये बताइएगा कि इस वक्त जो डॉलर है मेरा ख्याल है इंटर बैंक में उसका रेट 304 रुपए है, तो इससे नीचे आएगा डॉलर या यहां पे सस्टेन करेगा? देखो ये अब बैंकों का काम है, इससे नीचे हमारा जो काम था हमने अपना कर दिखाया जो कि 30 रुपए का फर्क था उससे हम नीचे ले आए। अब अगर बैंक यहाँ से नीचे ले जाएंगे तो ऑटोमेटिकली गिरना। अगर बैंक यहाँ स्टैंड कर लेते हैं एक्सपोर्टरों की ब्लैकमेलिंग में आ जाते हैं कि वो ज्यादा बहुत ब्लैकमेल करते हैं कि हमारी एक्सपोर्ट रुक जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हालांकि ये अंडर एनवाइस और एनवाइस में से कुछ लोग कर रहे हैं और आधा पैसे ले जाते हैं। आज भी आपने पढ़ा होगा 16 रुपये हुकूमत ने ड्यूटी की और ओवर एनवाइस करके अरबों रुपया बाहर ले जाते हैं। ये इनका तो मिनटों में जो है पैसे इधर उधर हो जाता है। तो इनको भी क्रैक डाउन की जरूरत है। इस वक्त दायरे में मैं समझ जो काली भेड़े उनको बेनकाब करने का वक्त अगर तभी पाकिस्तान बचेगा। और आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वैसे अदारों को, रियासत को या गवर्नमेंट को कि कहां कहां गड़बड़ हो रही है? बिल्कुल हमारी बाकायदा आला काम के साथ मीटिंग रहती है, उनको हम पूरी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है हम देते हैं और अल्लाह का शुक्र है वो बड़ी हमारी तजावीज़ पे अमल भी कर रहे हैं और करवा भी रहे हैं जिससे हमारे बिल्कुल आप
टीम वर्क बन गया और हम इंशाल्लाह बहुत से मुल्क को निकालेंगे। और पाकिस्तान की देखो पूरी इस वक्त जो मैशत है वो डॉलर की गिर देंगे। ये अगर डॉलर बढ़ जाए तो पूरी मैशत आपकी तबाह हो जाती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है, इंटरेस्ट बढ़ता है, पाकिस्तान के कर्जों में इजाफा होता है। 1 रुपया भी अगर डॉलर का रेट बढ़े तो 130 अरब डॉलर के हमारे कर्ज 130 अरब रुपए का इजाफा होता है। तो ये इस वक्त जो बजट था आपको पता है 209 पे सेट किया गया था। अगर इससे ऊपर जितने भी जाएगा तो हुकूमत को फिर और लोन लेने पड़ेंगे। तो ये मैं समझता हूँ बड़ी हमारी इस वक्त पूरी कहते हैं पाकिस्तान की इकानमी की रूह डॉलर बन गया है। तो इसको जो है नीचे रखना पाकिस्तान की जरूरत भी और तरक्की का राज भी है। ठीक है मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे छोटी ब्रेक लेंगे, ब्रेक जरूरत प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। रान से ये फरमाइए, ये देखें ना एक फिनोमेना डॉलर का आया, देखें सिर्फ एक बार कहा गया, कुछ लोग भिजवाए गए, कुछ लोग पकड़े गए और उसके बाद 30 रुपए डॉलर नीचे आ गया। अब बिजली के लिए कहा गया और उसके बाद देखें तेजी से कुंडे खत्म हो रहे हैं और ये अनकरीब मेरा ख्याल है बिजली का जो एक इशू है वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जो डंडा इकॉनमी है ना वो जरूरी है, इसके अलावा नहीं बात डंडे की इस हद तक तो दुरुस्त है कि जहां गैर कानूनी काम हो रहा हो वहां पे हमारे यहाँ तो बिल्कुल सबक पढ़ाया ही जाता है कि डंडा पी रहा बिगड़े तिगड़ों का, तो ये इसके बगैर तो काम नहीं चलता। लेकिन ये ना तो ये रेगुलर हो सकता है और ना ये पायदार अमल है। असल बात वो है, बोस्तान साहब से भी आपने बात की कि आपको इकोनॉमी को किसी स्ट्रक्चर पे लेके आना है, पॉलिसी बनानी, और पॉलिसी के तहत आपकी एक्सपोर्ट्स जब तक नहीं बढ़ेंगी, यानी कर्जों की मैप पे तो आप जी लिए, अब तो कर्जे देने वाले आपको मतलब जिबा कर रहे हैं कि नहीं सीधे हो जाओ, देने वाले भी खत्म हो गए, लेने वाले भी खत्म हो गए, आपके पास ग्रांट नहीं है, सीधी सी बात है। तो आपको रेमिटेंसेज हैं आपकी जो असल है, और दूसरा ये है कि आप यहाँ पे ऐसे काम करें कि आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ें, जिसके नतीजे में फिर आप डॉलर को नीचे भी ला सकते हैं और कीमतों को भी ला सकते हैं। अच्छा, अब हम आजकल बहुत अच्छी एक वो डंडे और ख्वाबों की दुनिया में हैं, जो आपने गुफ्तगू की कि जी डॉलर भी नीचे आ गया, ये क्या पाकिस्तान में पहली दफा हो रहा है? नहीं हो रहा, हमेशा इस तरह ही हुआ है। लेकिन इस वक्त हमारी पोजीशन बहुत नाजुक है कि अगर ये डंडा जो चला है और ये कोई रिजल्ट ना ला सका, फिर हम कहां जाएंगे? ये आखिरी दफा की कहानी है ना कि दुनिया आपके साथ कोई नहीं बात कर रही, आप और हम सब फैसिलिटेशन काउंसिल के हवाले से बातें सुन रहे हैं और देख रहे हैं कि जी इतने अरब डॉलर की आ जाएगी। अगर वो मैच्योर ना हुई फिर ये सारी कहानी तो दुगनी तिगनी पे बढ़ेगी। अब कोई चीज है ही नहीं हमारी हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट सामने है। आपको जो वादे हो रहे हैं, क्या मोहम्मद बिन सलमान G20 पे जाते हुए यहां आ रहे हैं या वापसी पे आ रहे हैं? क्या वो पैसे जो हम कह रहे हैं कि हमारे डिपॉजिट्स में आएंगे? क्योंकि असल मसला ये है कि उन्होंने मोहम्मद बिन सलमान ने इमरान खान के साथ भी बिल्कुल नेक नियति के साथ बात शुरू की थी, वो पैसे देना चाहते थे। यहां खान साहब BOI के कोई 5-6 चेयरमैन बदल गए, सूबों के साथ वो एक मीटिंग ना करा सके क्योंकि वो खुद उसके ऊपर मुस्तकिल मिजाजी के साथ फैसले करने के नहीं थे, वो थे, मीडिया पे आ गया है, सारा जोर मीडिया के लिए था। एक्चुअली इंडिया ने जाके मुआहदा किया और मटेरियलाइज किया और सारी रिफाइनरी लगी, और इंडिया की हिस्ट्री में पहली मर्तबा इंडिया का आर्मी चीफ गया वहां पे। सब कुछ इसलिए हुआ कि यहां क्या था, मैं छोटी सी बात कर दूं कि सूबे और मरकज में BOI को खत का जवाब कोई नहीं देता था और यहां से कोई सीरियसनेस थी नहीं। वहां बुजदार बिठा दिया, उधर KP बिठा दिया जहां पे वो आना चाह रहे थे। बलूचिस्तान में तो इल्ला माशाल्लाह अपने आप ही हुकूमत थी, आज भी है। नतीजा ये हुआ कि उन्होंने कहा देखें चावल आप लेते हैं ना, आपने भेजने बहुत अच्छा है, वो सऊदी पता क्या कहते हैं आपको, पेपर आए हैं हमारी एम्बेसी से लिख के, आज भी वो फॉरेन ऑफिस में बंदा बड़ा ठीक ठाक सीनियर पोजीशन पे, उन्होंने कहा आप SECP में रजिस्टर कराएं, सब चीजें बताएं, यहाँ मामा फूफी चचा सारे एक ही कंपनी में सारे खानदान बैठे हुए हैं और आपकी कोई क्वालिटी वो है ही नहीं कि जी आपने जो राइस देना है वो क्या क्वालिटी आपने बनाई है, वो आपसे दुनिया के हर मुआहदा करने के लिए तैयार है। सऊदी अरब भी ये चीजें कि आप हमें गारंटी करें कि चीजें जो हम कह रहे हैं वो होंगी और वो सिस्टमाइज होगी, वो भी फैटफ में है, वो सब कुछ है। जुबानी कलामी अब कोई कहानी नहीं रही। हाँ, ये फैसिलिटेशन काउंसिल है, इसका तजर्बा कैसे कामयाब होता है, लेकिन मैं आपको बताऊं ये सिर्फ डंडे से नहीं होगा। अगर इसमें अवाम की राय ना हुई सिस्टम बनाना तो ये चल जाएगा, सिस्टम आपको हर सतह पे लगाना पड़ेगा। आप बखर खुशाब से रेत के ऊपर वो ग्रास तो लगा सकते हैं जो सऊदियों को चाहिए, उसकी पायदारी क्या होगी, उसको कंपनी कौन सी डील करेगी, ये सिर्फ आप एक कंपनी से नहीं चला सकते।
सही बात। आपको लोगों को साथ मिलाना होगा। अब देखिए मीटर्स है ना, बिजली के मीटर्स हैं 3 करोड़ 81 लाख मीटर हैं। अब अगर फर्ज करेंगे वहां पे पुलिस तैनात करते हैं तो 3 करोड़ 81 लाख आपको बंदा भी चाहिए। छोटी सी बात, ये बीबीसी में रहे, काम करते रहे, वहां दुनिया में बिजली गैस आप एडवांस पे करते हैं, खर्च करते हैं। यहाँ आप स्मार्ट मीटर्स होते हैं, आप एसडीओ की सतह पे नहीं ला सकते कि तुम्हारी सब डिवीजन में जो चोरी है वो तुम पे करोगे, चोरी रुक जाएगी। ठीक, सही बात है, उसके बगैर होती नहीं है। अब देखिए ना, स्मार्ट मीटर्स की बात की इन्होंने काज़मी साहब। स्मार्ट मीटर्स ये है कि आप लगा दें और आपने इस तरह करना है कि आपने पे करना है तो आपकी बिजली चल जाएगी, नहीं होगी तो नहीं चलेगी। अब बाहर की कंपनी, मैं जाती तौर पर जानता, दुनिया की दूसरी बड़ी कंपनी जो स्मार्ट मीटर्स बनाती है, फ्रेंच कंपनी है, वो आके फ्री देने के लिए तैयार थी। वो कहते 300 बिलियन हम डॉलर्स यहाँ पे लगाने के लिए तैयार हैं, आप हमें दे दें, हमें थोड़े थोड़े करके पैसे दे दीजिएगा मीटर। लेकिन वो तक नहीं लगा। तो जब तक सिस्टम नहीं बनेगा कैसे चलेगा ये? जी बिल्कुल, मैं सेकंड करता हूं कि वहां पे जहां पे शायबा हो कि ये ऐसा कस्टमर है जो ज्यादा बिल चढ़ा देगा और पे नहीं कर सकेगा, वहां पे कंपनियां आके वो दरवाजा खोल के अदालत का ऑर्डर लेके वो वाला मीटर इंस्टॉल कर देती हैं। उस मीटर के साथ की होती है, आप जाके उसमें पैसे डलवाते हैं, तब तक बिजली चलेगी जब तक आपके पैसे नहीं तो बंद हो जाएगी। तो ये इजी तरीका, बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं हम। दूसरी बात ये है कि देखें, ये जो बिजली चोरी रोकने की अभी बात हो रही है, ये जब नवाज शरीफ साहब की आखिरी हुकूमत थी 90 की दहाई में, उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब को उन्होंने ये टास्क दिया था। और परवेज मुशर्रफ साहब भी यकीनन उनके पास भी तमाम डंडे अवेलेबल थे और उस वक्त भी उन्होंने उस वक्त भी ठीक कर लिया था उन्होंने कुछ दिनों नहीं, डंडा खत्म। मैंने मुझे अभी एक वाकया याद है कि परवेज मुशर्रफ साहब ने एक डिनर के अंदर ये बात कही थी कि जो एक जिले के लेवल पे या एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पे एक बड़ा मीटर होता है तो आपको पता चलता है कि कितनी यहाँ पे बिजली खर्च हो रही है, तो हमें पता चल जाएगा कितनी यूनिट्स हैं और हम उसको फौरन रोक लेंगे। और मुझे आज तक उस लाइनमैन के वो अल्फाज याद हैं कि वो लाइनमैन मुझे मिलने आया किसी की निस्बत से, इसलिए कि उस मुआवजा से मुअत्तल हो चुका हुआ था। उसने कहा कि ये जमीन आसमान एक कर लें, ये बिजली चोरी की। उन्होंने कहा जी आज कासिम साहब, आज से 20 साल बाद आप दोबारा इसी के ऊपर बहस कर रहे होंगे। ये उस लाइनमैन का विजन था। विजन क्या था? उसने कहा कि ये निजाम इतना करप्ट है, ये जो बिजली चोरी है ना, इस चोरी के ऊपर तो ये पूरा निजाम चल रहा है। तो आप समझते हैं कि ये लोग खत्म कर देंगे? ये हो ही नहीं सकता। जिनकी इन्होंने जिम्मेदारियां लगाई हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो उसकी बात सच्ची साबित हुई, जिसके पास ना कोई लाइनमैन से ये कहते हैं कि आपको वजीर खजाना के पास जाने की जरूरत है, हमारे पास आए। वही ना, मसला ये आपका मसला हल हो जाएगा। मसला ये कि जब तक तमाम टीयर्स के ऊपर उस किस्म की वो नहीं होगी, जिसे आप कह सकते हैं एक तरह से अज़म नहीं होगा, एक तरह से वो इदराक नहीं होगा कि यार ये बड़ा जरूरी है, तो डंडे के जोर पे आप सिर्फ हम लोगों का ईमान जगा के नहीं मामला सेटल कर सकते जब तक सिस्टम नहीं होगा ना जी। मतलब आप देखें यूरोप के मुल्कों के अंदर भी वहां पे रेड लाइट्स जरूर होती हैं, लाइट्स जरूर होती हैं, सिग्नल जरूर होते हैं। यानी वहां पे तो सिग्नल की जरूरत नहीं, लोग खुद बहुत रुक जाते हैं वहां पे, लेकिन वहां पे भी सिग्नल जरूर है, क्योंकि उनको पता जिस दिन सिग्नल खत्म हो जाएंगे उस दिन ये कानून तोड़ देंगे। देखिए असल इशू ही, देखिए मैं उसी तरफ आ रहा था, असल इशू ही कानून की अमलदारी का है। इधर आप जा रहे हो, यहाँ पे इस्लामाबाद में आप बाहर निकलेंगे, आगे पुलिस ने रोड ब्लॉक की होगी, वो कहेगी इधर निकल जाओ, इधर निकल जाओ, इसलिए कि वहां से कोई साहब गुजर रहे हैं। वो साहब तेल भी आपका खर्च कर रहे हैं, वो साहब बिजली भी आपका खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि उन्होंने इधर जाना है। तो यहां पे कानून की अमलदारी नहीं है, ये सबसे बड़ा मसला। और दूसरा मसला ये है कि जिस तरह हमने देखा कि जी मीडिया के ऊपर बड़ा जोर था जी पिछली हुकूमत का, वो कहते हैं जी पीटीआई की हुकूमत का, सोशल मीडिया पर हमें पता चला कि 16 महीनों के दौरान 10 अरब रुपया, वो रियासत जो डिफॉल्ट हो रही थी, जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं थी, जहर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, 10 अरब रुपया उन्होंने 16 महीनों में, एक वजारत ने 80 प्लस वजीर मशीर थे, एक वजीर मौसूफा ने, उनकी वजारत ने 10 अरब रुपया ऐसे बांट दिया, मीडिया पे लगा दिया और कहते हैं अमाम को 15 अरब रुपए रिलीफ देनी है। तो आईएमएफ से तो आप लोगों को भी हुआ होगा, वैसे हमें कोई फायदा नहीं हुआ जी, क्योंकि आपका चैनल लेट आया हमारा चैनल को तो अभी तक कोई नहीं ऐड नहीं। ये चैनल का मसला नहीं है, देखें चैनल्स ने तो नहीं जाके मांगे ना पैसे, अखबारात में इश्तिहारात दिए जा रहे हैं कि जी तुर्की का दौरा हो रहा है, उस तुर्की के दौरे से क्या मिला हमें कि जनाब उसके ऊपर आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। तो ये जो पैसा है वो 10 अरब रुपया आपका पैसा था, अवाम का पैसा था, टैक्सेस का पैसा। स्टेट जो है ना, ये बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बहुत पुराने विजन के साथ चल रही है। मुझे एक बार लेटर आया जी कि सरकार की तरफ से कि जनाब आपका टीएडी है तो आप मेहरबानी करके हमें एड्रेस दे दें, हम आपको चेक भिजवाना चाहते हैं। एक लेटर आया, फिर उसके बाद रिमाइंडर आया, फिर तीसरा रिमाइंडर आया, उसके बाद मैंने उनको एड्रेस भेजा। जब एड्रेस भेजा तो उन्होंने 500 रुपए का चेक भेजा तो उस पे 500 रुपए के चेक 800 की खतोखताबत, मेरा ख्याल है 3000 रुपए की खतोखताबत लगा दी और मैंने भी रखा हुआ है। मैंने कहा यार हद है भाई, ये इस तरह सिस्टम चल रहा है, इस तरह रियासत चल रही है। जब इस तरह रियासत चलेगी तो फिर तो मामला खराब हो जाएगी। छोटी सी ब्रेक हो, ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।
प्रोग्राम में दोबारा खुश आऊंगे। अमर साहब ये फरमाइएगा सर, ये जो डंडा चलना शुरू हुआ है ऊपर से लेकर नीचे तक, अब देखें पहले डॉलर पे, फिर बिजली पे, फिर गैस पे, और ये जो अदलिया का बहुत ज्यादा बहरान है इस वक्त, कहीं ऐसा ना हो कि उस तरफ भी चलना शुरू हो जाए। जब उस तरफ चलना शुरू होगा तो फिर कहां पे होगा, क्योंकि वकला अब बाहर निकलना शुरू हो गए। देखिए, मैं आप जब इंट्रो में बात कर रहे थे तभी, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने अभी, वो कहते हैं ना, जाते जाते चलते चलते चीफ जस्टिस साहब ने नंबर अलॉट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की एप्लीकेशन पे कि जी ज़ाहिर वो काबिल समाप्त होगी 90 दिन के इलेक्शन कराने हैं। अब ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल दोनों इकट्ठे हो गए। अब वो जो है ना, वो जो प्रेशर बनाया है उसके नतीजे में ज़ाहिर बनवाया भी गया है, हुआ भी है, और आईनी पोजीशन भी यही है। तो सुप्रीम कोर्ट को जैसे पहले ले लेना चाहिए था, तो पंजाब की जब हाई कोर्ट में, लाहौर हाई कोर्ट में था और केपी पेशावर हाई कोर्ट में था, तो उन्होंने सो मोटो करा के उसको फंसा लिया। अब ये मेरा ख्याल है कि ये आने वाले चीफ जस्टिस के लिए ही वो बना के जाएंगे कि ये केस आपके लिए रखा हुआ है। जैसे कल वो केस एक वो भी सुन रहे हैं कि जो नहीं सुन सकते थे, और काजी साहब ने और सब मतलब गवर्नमेंट ने एक एतराज लगाया कि जी आपकी अपनी ऑडियोज वाला भी कल वो फैसला देने जा रहे हैं, जिसमें सारी मुबैना तौर पे जजेस की अपनी लोगों की गुफ्तगू है। ये संभालना ये भी चांस है कि वो नैब के जो है ना, उन्होंने फैसला होल्ड किया हुआ, शायद वो कल वो भी सुना दें। वो अभी वो काज लिस्ट में आएगा, क्योंकि उन्होंने देना है शॉर्ट एंड स्वीट। वो मुझे शेख रशीद याद आ गए जो गायब हैं, वो ये बातें करते थे कि मेरी शॉर्ट एंड स्वीट स्टेटमेंट है। वैसे वो सेंट्रल एशिया में बैठे हुए मुल्क के, तो वो वहीं की वो शायद उधर से ही कोई लिया गया है कि भाई काफिया रदीफ में ला के जाहिर जाते हुए आप शायरी भी करें, सब कुछ करें, लेकिन 56,000 केस आप छोड़ के जा रहे हैं। इनमें शायद 300-400 वो केस होंगे जिन्होंने सारा वक्त लिया, और वो सिर्फ सियासतदानों के और बड़े लोगों के केस हैं। आम आदमी जिसके लिए आपने हलफ लिया है, 10A की हम बहुत मिसाल देते हैं कि जी इंसाफ बिल्कुल फराम होना चाहिए, फलाना होना चाहिए, वो आम आदमी के लिए तो बिल्कुल नहीं है, खास के लोगों के लिए है, खास प्रेशर के लिए है। एक वक्त खास चीफ जस्टिस थे जो सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ और उनकी पार्टी को सजा देने के लिए मुतारिक थे। वो इतवार को लाहौर में बैठा करते थे, गर्जा करते थे, बरसा करते थे, और फिर कुछ भी नहीं। आप साकिब निसार साहब की बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल वही, वो बिल्कुल मशहूर आलम साकिब निसार साहब, डैम फुल चीफ जस्टिस, वो डैम बना रहे थे, पैसे ले रहे थे। क्या चीफ जस्टिस मोहतरम को जाते हुए इस डैम के पैसे नहीं देने चाहिए कौम को वापस, कि भाई ये आपके पैसे लगवाएं, आप अपना कमीशन बना के फैसला करें। ये क्यों है कि आपके अकाउंट्स में पड़े हुए पैसे क्यों हैं? वो पैसे आ जाएं, हो सकता है कि आपने एक सूबे के पैसे बन जाएगी, आपके पास एक सूबे के पैसे हैं जो आपने जुर्माने में लिए हैं, ले लिए ना, आप कमीशन बनाएं कि जनाब ये सूबे की 4 प्रायोरिटियां हैं, ये हम पैसे वहां लगा देते हैं। आप क्यों रख के बैठे हैं? मतलब ये गलत बात है। आप दूसरों को नसीहत, खुद मियां फजीयत, मैंने 2 मिसालें दी हैं, पैसे क्यों रखे हैं? इसका कोई जवाब और जवाब है। बाकी 90 दिन हमारे लिए बड़े अहम है जी, क्योंकि इस मुल्क में 90 दिन में 11 साल की किस्मत पलटी। मुझे तो बल्दियाती इंतखाबात की इतनी बड़ी गूंज नजर आ रही है, आपका ख्याल ये है मुझे आम इंतखाबात गुम होते नजर आ रहे हैं। जो जस्टिस काजी फाइज साहब है, उनकी जो कुर्सी उसमें कील ठोक के जा रहे हैं वो, ताकि आराम से वो काम न। मैं तो काजी फाइज साहब को इस फोरम से ये मशवरा दूंगा कि एक सीट खाली है और जिस दिन वो बैठेंगे उस दिन 2 सीटें खाली होंगी। उन्हें सबसे पहले 17 जज बिठाने चाहिए, उन्हें 10-12 दिन का अनाउंस करना चाहिए कि जितने मुतनाज़ा केसेस हैं ये 17 जज सुनेंगे, क्योंकि कहते भी वो यही हैं। अच्छा जी, उसके अंदर सेठ मरहूम जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के, जिन्होंने सीनियरिटी को चैलेंज किया था, उसको भी लगाएं और इन जजों को भी उसी में बिठाएं कि जनाब आप सब फैसले देते हैं। इसके बगैर उनका ये मसला हल नहीं होगा कि वो इस पार्टी का या उस पार्टी का, तो इस मैच को खत्म करें पहले 10-12 दिन। अच्छा काज़मी साहब, ये फरमाइएगा, ये अदलिया का बहरान जो बढ़ता चला जा रहा है, अब देखिए उसके अंदर अब इंतजामिया भी शामिल होगी, जैसे कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने आज ऐलान कर दिया, अनाउंस कर दिया, फैसला दे दिया बल्कि उन्होंने, उसमें देखें DPO साहब हैं और उसके साथ साथ जो है DSP सॉरी SSP ऑपरेशन दोनों है। अब ये अगर ये सिलसिला चलना शुरू हो गया तो फिर होगा क्या कि गवर्नमेंट कोई अगर ऑर्डर करेगी तो ना DC इंप्लीमेंट करेगा ना पुलिस इंप्लीमेंट करेगी, तो उससे तो फिर एक और नया क्राइसिस डेवलप हो जाएगा। तो फिर कल कैसे चलेगा मुल्क? देखें, जो इंतजामिया होती है वो आइन और कानून के ताबे होती है, और जो अदलिया ऑर्डर के नहीं, अब जो ऑर्डर वजारत दाखिला कह देती है उनको, नहीं, वो तो मसला है। वजारत दाखिला एक आइन और कानून के मुताबिक हुक्म देखते हैं। वजारत दाखिला ये कह दे जाके कि आज जो है वो जावेद चौधरी अगर फर्ज करें TLP आ रही है जी, तो इसी DC ने, इसी SSP ने उसको रोकना है, गवर्नमेंट उसको कहेगी कि रोकें। अब आइन ये कहता है कि हर आदमी को एहतजाज करने का इख्तियार है जी, ठीक है। अब मसला ये है कि उन्होंने अंडरस्टैंड करना है कि क्या इसका एहतजाज का इख्तियार है या नहीं है। तो अगर फर्ज करें उनके ऊपर छोड़ देंगे तो घर चले जाएंगे। नहीं, वो ठीक है, वो उसमें कोई शक नहीं कि जी इंतजामिया का काम बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जो जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने फैसला दिया है वो अदलिया की साख
की बहाली की जानिब पहला कदम है और बेहतरीन फैसला है जस्टिस बाबर सत्तार का। कोई सियासी फैसला नहीं है, वो जो आपकी शख्सी आजादियां हैं ये कैसे, उन्होंने एक बात भी कही ना डीसी साहब को कि डीसी साहब आपके ऊपर फर्द जुर्म आयद हो रही है, इसमें 6 महीने आप अंदर जा सकते हैं, क्यों ना आपको भेज दें ताकि आपको पता चले कि आप अपने ऑफिस में बैठ के एक एमपीओ का ऑर्डर जारी कर देते हैं। परवेज इलाही जो 4 महीने से इस्लामाबाद ही नहीं आया, जिसके ऊपर इस्लामाबाद में कोई पर्चा ही नहीं और आखिर में उस FIR जिसमें नामालूम करके उसको डाल दिया गया, उसके तहत भी आपने एमपीओ जो है उससे पहले एक जारी कर दिया। तो क्या इस तरह होता है? क्या आइन और कानून की यह मंशा है? क्या इंतजामिया इस तरह ऑपरेट करती है? देखें, रियासत के अंदर हर इदारा अपनी ताकत ड्राइव करता है कॉन्स्टिट्यूशन से, चाहे वो अदालत हो चाहे वो इंतजामिया हो। अगर आप ये समझते हैं कि आप अपनी मनपसंद जो भी आपका हुक्म होगा वो जारी करेंगे तो फिर उसके आगे अदालत खड़ी होती है, और मेरे ख्याल में ये बहुत पहले खड़ा हो जाना चाहिए था। इस दौर के अंदर जिस तरीके से हमने देखा कि अदालती फैसलों की बेतौकीरी हुई और उस पे जो बार की खामोशी रही है वो भी एक बड़ा सवालिया निशान। तो आपका ख्याल ये है कि अदालत अंगड़ाई ले रही है और ये बेहतरी की तरफ जा रही है? नहीं, देखिए ये तो टोटली बिल्कुल बेहतरीन काम है जस्टिस बाबर सत्तार साहब का और हम सबको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा कि जनाब ये कोई सियासी फैसला है या वो फैसला, उन्होंने कहा ये बुनियादी चीजें आप बता दें कि किस आइन और कानून के तहत आपने की। वैसे राणा साहब ये बात इनकी बड़ी वैलिड लगती है मुझे कि अगर फर्ज करें कि रियासत ही इतनी दुश्मन हो जाएगी आम आदमी के कि कोई या सियासतदान की कि उसको एक जुर्म में अगर सजा नहीं हो सकी, बरी हो गया, तो दूसरे में दोबारा पकड़ लें, पकड़ते चले जाएं जब तक वो लेट के आपसे माफी नहीं मांगता। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है। जस्टिस बाबर सत्तार साहब जब आए थे तो उनको जो आज सारे उनके बारे में रिदबुल लिसान है कि जी बहुत अच्छे जज हैं, बहुत जबरदस्त फैसले दे रहे हैं, सब कह रहे थे पार्टीजन है, फलाना है, मतलब इन्हीं, मैं उन सब के नाम लिए बगैर कह सकता हूं कि उन सब ने उन पर तनकीद की थी। आज वो जज अच्छा, जज को होना ही अच्छा चाहिए, जज को सिर्फ इंसाफ करना है, उसे कानून और इंसाफ के तकाजों के तहत फैसले देना है, वो मेरी और आपकी तकरीर पे उसे जाना ही नहीं चाहिए। मतलब अब यहाँ जजेस वो भी थे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, मैं आपको बताता हूँ, साकिब निसार साहब ने खबर दी कि मंसूर अली शाह का चलाओ, अगर रिएक्शन ना आया तो मैं उसे सुप्रीम कोर्ट में ले लूंगा, वरना वो वहीं रहे। मंसूर अली शाह का चलाओ जी टिकर कि जी उनको सुप्रीम कोर्ट में लाया जा रहा है, मैं रिएक्शन देखूंगा। मतलब जब चीफ जस्टिस इस तरह के फैसले करने के लिए देखेंगे जी वो, और वो जज ओबे करेगा या कहीं से खिलवाएगा या उसका डंडा पावरफुल होगा, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्यों ये हरकतें करता है? तब करता है जब इंसाफ उसने नहीं देना होता। उसे मनपसंद लोग दाएं और बाएं चाहिए होते हैं कि मैं सीनियर को छोड़ दूं। 1996 अल जिहाद ट्रस्ट का फैसला यही था। सजाद अली शाह ने सब पे इंप्लीमेंट कराया, अपने पे नहीं लगाया, उसी का शिकार हुए। आज भी यही बात आ रही है। बाबर सत्तार का फैसला संगे मील हो सकता है, ठीक है, अगर उसके ऊपर कोई इंटरम की, मतलब एक किस्म का अभी भी ये इंटरम ऑर्डर है, फाइनल नहीं है, लेकिन उसको डिवीजन बेंच में चैलेंज करके स्टे किया जा सकता है। आपको राना शमीम साहब का केस याद होगा, वो सुप्रीम कोर्ट में ले गए थे, वहां पे भी वो फंस गया, उन्होंने माफी भी मांग लिया, रहमो करम पे भी छोड़ दिया और सेहते जुर्म से इनकार किया। अभी इसके अंदर बहुत सारे पहलू आएंगे, लेकिन शर और खैर की ये जंग अदालतों के अंदर हमेशा ही रहती है। मेरे ख्याल में इसको पॉजिटिव लेते हुए इसके नताइज का हमें देखना चाहिए कि कहां तक जाते हैं। फिर ये बहुत कुछ है कि यही अदालतें थी जब बात करने पे 1 मिनट में तौहीन अदालत लगाती थी और मेंबर्स को पार्लियामेंट से आउट कर देती थी। वैसे एक चीज ना जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की हमें उनकी तारीफ करनी चाहिए कि जितना अरसा वो चीफ जस्टिस रहे हैं, अभी भी हैं, और उस अरसे में उन्होंने किसी के खिलाफ तौहीन अदालत का कानून इस्तेमाल नहीं किया किसी जगह पे भी। बड़ी बड़ी तौहीन हुई, इसमें कोई शक नहीं। तो मेरा ख्याल है अगर तो तौहीन अदालत आपने इस्तेमाल करनी है तो फिर प्रॉपर इस्तेमाल करें, और अगर आपने इस्तेमाल नहीं करनी तो फिर इसके बारे में फैसला करें कि हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी ओपननेस है। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। काज़ी साहब, यहाँ पे ना एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है कि एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ऐसे फैसले हुए हैं कि जिनको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट नहीं किया। जैसे कि 14 मई को इलेक्शन था पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा पंजाब के अंदर, तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। अदालत चुप रही, खामोश रही, किसी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद नहीं किया। उसके बाद अब ये हाई कोर्ट ने पहली मरतबा मेरा ख्याल है इनिशिएटिव लिया है एक जज ने। तो यहाँ तो अदलिया फैसला कर ले कि अगर किसी जगह पे हमारा हुक्म नहीं माना जाएगा तो फिर यही सजा होगी, ताकि सबको पता हो कि अदालत की हमने बात माननी। और अगर फौर नहीं करना तो फिर ये मेरा ख्याल है बाबर सत्तार साहब को भी फिर नहीं करना चाहिए, डिसाइड होना चाहिए।
नहीं देखें, ये कोई वन साइज फिट ऑल हम नहीं कर सकते। मुख्तलिफ केसेस की मुख्तलिफ नौइयत होती है। देखें, वहां पे अदलिया का एक फैसला है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। बीच में फिर आपको पता है वो जजमेंट्स एंड वो जो ऑर्डर्स एक्ट भी आ गया, उसके तहत कहा गया कि अब इसके अंदर आप रिव्यू कर सकते हैं, वो फैसला हतमी नहीं है, फिर उसको खत्म कर दिया गया। यहां पे देखें, जो बाबर सत्तार साहब का फैसला है ना, ये समझने की चीज है। ये कोई जात पे नहीं है कि उनकी जात पे क्रिटिसिज्म हुआ। वो ये कह रहे हैं कि इंसाफ की राह में आपने रुकावट डाली। अगर आप बर्तानिया का जस्टिस सिस्टम भी देख लें, वहां पे भी जब लगती है कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, मेजॉरिटी केसेस वो होते हैं जहां पे आप इंसाफ की राह में रुकावट डाल रहे होते हैं, केस को बायस कर रहे होते हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो फैसला ये कंप्लीटली डिफरेंट है। बाकी केस को बायस तो बहुत सारे अदालतें भी कर रहे हैं, बहुत सारे जजेस का नाम भी आ रहा है जो कर रहे हैं। इवन ये जो है शुगर का इशू जो है, उसके बारे में गवर्नमेंट ने रिपोर्ट बना के बताई कि 2 जजेस हैं वो हमेशा स्टे दे देते हैं। तो यहां पर अगर आप देख लें तो वो है। अब इसी तरह लाहौर हाई कोर्ट का आज एक कैबिनेट ने इजाजत दी 36 करोड़ रुपए 11 जजेस को देने के लिए। को इख्तियार है, ये हो सकता है, लेकिन इस वक्त जजेस की तरफ से ये डिमांड करना, फिर गवर्नमेंट की तरफ से उनको दे देना, तो बहुत सी कंट्रोवर्सीज है ना। तो मेरा ख्याल ये है कि इंसाफ के रास्ते में अदालतें भी रुकावट बन रही हैं। देखिए, अदालतें अगर रुकावट ना बनती होती तो इस वक्त दुनिया में जो पाकिस्तान के अदालती निजाम का नंबर है वो ना होता। बहुत सारे केसेस का आपने भी जिक्र किया कि 50,000 से ज्यादा केसेस तो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। 56,000 वही तो पाकिस्तान का अदालती निजाम और निजाम इंसाफ जो है वो कोई मिसाली नहीं है। लेकिन यहां पे कोई अच्छी चीज होती है, उसको अप्रिशिएट करने के बजाय हम सब उसके पीछे अगर पड़ जाएं कि वो लोग जो जिस वक्त जस्टिस बाबर सत्तार साहब आए थे, वो लोग कुछ लोग उनके ऊपर क्रिटिसिज्म करते थे, और उस वक्त जो लोग बगलें बजा रहे थे कि जी बाबर सत्तार साहब आ गए, अब उनको बाबर सत्तार बुरा लगना शुरू हो गया। आज एक मोअज़्ज़िज़ शख्सियत की मैं ट्वीट देख रहा था जिनको गवर्नमेंट ने एक अवार्ड भी दिया है, वो लिख रही थी कि बाबर सत्तार से पुलिस की सिक्योरिटी वापस ले लो। उन्होंने किस तरीके से वो फर्दे जुर्म उन पे लगा दी। ये देखें, लेवल ऑफ इंटेलेक्ट ये है कि बाबर सत्तार साहब जो है कोई जाती काम के लिए तो नहीं कह रहे ना, वो आइन और कानून में जो हमारे राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हर दौर में जो इस तरह के फैसले आते हैं उसके ऊपर रेजिस्टेंस आता है। माजी में बहुत सारे इस तरह के और फैसले भी थे जिनके ऊपर इस तरह का रेजिस्टेंस हमें नजर आया। लेकिन हमने एक हतमी तौर पर फैसला करना है कि ये जो डंडा स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है और डंडा स्कूल ऑफ लॉ है, इससे रियासतें नहीं चलती। रियासतें आइन और कानून के कायदे के मुताबिक। मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, बर्मिंघम है ना, ये यूरोप की सबसे बड़ी काउंसिल है, आपको पता ही होगा डेफिनेटली। इसमें 1.25 करोड़ आबादी है इसकी, 1 करोड़ लोग टैक्स देते हैं जो उसमें। अभी उन्होंने डिफॉल्ट डिक्लेयर किया अपने, हम डिफॉल्ट हो गए हैं, और उसकी वजह है कि 1 बिलियन पाउंड जो है वो सिर्फ तनख्वाहें देते हैं। अब पैसे उनके पास नहीं बचे इतनी तनख्वाहें देने का। तो अब देखें, छोटी सी काउंसिल है, 1.25 करोड़ बंदा रहता है उसमें, 1 करोड़ बंदा टैक्स देता है, और हमारा पूरा पाकिस्तान 25 करोड़ की आबादी में हम 30 लाख लोग टैक्स देते हैं। तो फिर रियासत कैसे चलेगी? चौधरी साहब, बड़ी मजे की है ये, जैसे आपने कहा ना कि 11 जजेस को तनख्वाहें दी गई, तो मुझे याद आया वो प्ली बार्गेन, आम आदमी नौकरी के लिए मना कर दी गई। परसों जब फैसला महफूज हो रहा था नैब का, तो वहां एक जज साहब ने कहा ये क्यों है कि जो जज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके कह दे कि जी बस ठीक है मैं रिजाइन कर रहा हूं, उसके सारे गुनाह माफ, उससे पूछा ही नहीं जाता कि ये जायदाद क्या थी। और ये आज से नहीं हो रहा, ये एक अंडरकवर काम है। इसको भी फायद ईसा साहब को देखना चाहिए कि भाई अगर आपकी फैमिली को कोर्ट में खड़ा किया जा सकता है तो बाकियों को भी करें, लाएं इंसाफ फिर सबके लिए। ये जो जैसे 11 तनख्वाहें हैं, मुझे इन जजों से तवक्को होगी कि ये सोचेंगे कि यार इस मुल्क में $3 बिलियन इमरान खान साहब कोरोना के लिए आए हुए पैसे इंडस्ट्रियलिस्टों को दे गए, इंडस्ट्रियलिस्टों को दे गए पैसे और वो बांट के चले गए। आप उसमें क्यों हिस्सेदार बन रहे हैं? क्या आपने हाईकोर्ट से ऐसा फैसला दिया कि हर मुलाजिम को 36 तनख्वाहें बगैर सूद के मिलेंगी? फिर तो ठीक है। जैसे प्लॉट की बात होती है, फवाद हसन फवाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, एक खबर छपी कि जी उनका भी एक फ्लैट अलॉट हो गया, उनको कुरानदाजी में मिल गया। उन्होंने सारा कागजात निकलवाए, ना उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। अच्छा, वैसे वो वाहिद आदमी हैं या तो अकीर शाह हैं जिन्होंने कोई प्लॉट नहीं लिए, उन्होंने सारी चीजें निकलवा के चेक किया कि जी मैंने तो जिंदगी में जो प्लॉट मिलना था वो नहीं लिया, फ्लैट कैसे? वो जो डीजी थे हाउसिंग के, उन्होंने आज खुद किया और सारे ही टॉप लोगों को दे दिया, और वो कैंसिल हुआ, वो डीजी सस्पेंड हुआ, इंक्वायरी हुई। ये चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को चाहिए कि ये दरखास्तें डायरेक्ट कैसे गई हैं, क्या उन्होंने साइन की हैं? हो सकता है अगर उन्होंने भेजी हैं तो फिर ये निजाम फिर आम आदमी के लिए या आम मुलाजिम के लिए ऐसा क्यों नहीं करता? जजेस को पहले उन सबको दे देने चाहिए। जैसे प्लाटों का एक इशू चल रहा है इस वक्त, हाई कोर्ट ने कहा है जी खत्म कर दें। अथर मिनल्ला साहब एक फैसला दे के गए हैं जो सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ है कि जी आप फैसला करें, लोगों की जमा पूंजी पूरी जिंदगी की उन्होंने किस्तों का करके रखा हुआ, आप फैसला ही नहीं कर रहे
करे कि आप हैं या नहीं है, वहां कब्जे हो ना हो, अदालतों को यह काम अब कर लेना चाहिए कि अब आप छुप के कोई काम नहीं कर सकते, जो भी होगा सबके सामने आएगा। तो मेरा ख्याल है चाहे वो बाबर सत्तार हो, अगर उनकी हाई कोर्ट में इस तरह के काम हो रहे हैं तो उन्हें भी किसी दिन खड़ा होना पड़ेगा कि यहां मेरी कोर्ट के ऊपर रेफरेंसेस आए मेरे सीनियर जजेस के ऊपर, तो वो जजेस क्यों खामोश हो गए? सही बात, सही बात। अच्छा, काजी साहब ये केस में फैसला भी दे दिया ना सारे जजेस ने बैठ के कि आप तो जजेस की फैमिलीज को भी नहीं पूछ सकते। जब एक मोजिज जज साहब के हवाले से रेफरेंस आया, मुबैना लंदन की जायदादें आई खानदान की, तो उस पर तहकीकात भी नहीं करवाई गई और फैसला सारे जज साहबान ने उधर कहीं पे आपको ना वो लगा कि बेंच में कोई मसला है, सारे उन्हें मिलकर फैसला दे दिया कि आप तो पूछ ही नहीं सकते। वो फैसला कभी तफसील पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अदालत ने तो मोहर लगा दी है कि जज साहबान की तो। अच्छा, वैसे जो बाबर साहब ने किया ना, मैं उसको एंडोर्स करता हूं, ठीक है, अदालत को अपना एहतराम, अपनी इज्जत का ख्याल रखना चाहिए और अगर उनके फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे तो उनको इस तरह स्टैंड लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ शायर यार अफरीदी क्यों, बाकी भी तो लोग हैं ना, आप उनको इग्नोर क्यों कर रहे हैं? देखिए कौन इग्नोर कर रहा है, जो केस उधर सामने आता है वो केस मेरिट पे सुना जाता है। अब सब माजी देखें। नहीं माजी क्यों, अभी चंद दिनों में जिस तरह जमानतों के ढेर लगाए गए हैं, क्या वो एक मखसूस पार्टी और लीडर के अलावा कभी किसी को मिली जमानत? 2 साल में नहीं मिली जमानत। बीबी ने आज सुप्रीम कोर्ट में रहे और यहाँ गुड टू सी यू 2 दिन में हो गया। आपने कैसे कर दिया, आपने क्यों गैर कर? मसला ये है कि आपकी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये नैब इंतकामी हथकंडे में इस्तेमाल हो रहा है, क्यों नहीं बैठते आप? अच्छा, फैसले उस वक्त करने नहीं खत्म हो रहा है। वैसे मैं कर दूं कि क्या आज से पहले तारीख में इस तरह मुकदमे थोक के हिसाब से कि चौधरी बहुत बने, नहीं सर आपको अंदाजा नहीं सर, इस तरह नहीं कभी बने कि आज के दौर में देखें भाई साहब, यहाँ पे हमने दौर में देखें इसी अदालत के अंदर जिंदगी की जमानतें मांगी गई, सजा याफ्ता मुजरिम को कहा गया कि मुल्क से बाहर भेजो। जनरल ज़ियाउल के दौर में उस काबीना ने क्यों रोके दिया? इजाजत ना देती वो काबीना उस मुल्क के लिए, झंडा लगता था, उसको भी कोई मार दिया। नहीं, यहाँ पे देखें ना, अदालतों ने हमेशा फेवरेबल ट्रीटमेंट दी है कुछ लोगों को जिनके त्यारा साजिश केस हो, मुद्दत गुजर चुकी है, उसमें रिलीफ, हुदैबिया पेपर मिल का केस हो, केस क्या था, फ्रॉड था उसमें, हाँ वो एक फ्रॉड केस बनाया था जनरल मुशर्रफ ने। अब ये तो अदालत ने फैसला, अदालत ने किया ना फैसला, रिलीफ दिया ना, मैंने तो नहीं किया। तो जब इधर रिलीफ मिल रहा है तो वहां पे आप कहते हैं कि रिलीफ ठीक नहीं। आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला आपने खुद करना। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।